राज की महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं अनिल कुमार, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य। आज हम बीए फाइनल के लिए टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में सम्राट समुद्रगुप्त के पश्चात उस काल को दिखाया गया है जिसमें गुप्त वंश की बागडोर एक निर्बल व कायर शासक रामगुप्त के हाथों में आ गई थी और गुप्त वंश पतन की ओर अग्रसर था। यद्यपि सम्राट समुद्रगुप्त अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन अमात्य शिखर स्वामी के सहयोग से एक षड्यंत्र द्वारा ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त ने राजसत्ता हथिया ली थी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटकों की भांति ध्रुव स्वामिनी भी एक उत्कृष्ट ऐतिहासिक नाट्यकृति है। विद्वानों ने नाटक के 6 अनिवार्य तत्व बताए हैं: कथावस्तु, पात्र और चरित्रण, संवाद व कथोपकथन, देशकाल व वातावरण, अभिनेता तथा उद्देश्य। नाटक के इन अनिवार्य तत्वों के आधार पर हम ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा देखेंगे। तो इस आधार पर सबसे पहले हम बात करते हैं कथावस्तु की। कथावस्तु किसी भी नाटक का मूल आधार होता है, जिसके आधार पर संपूर्ण नाटक का खाका खींचा जाता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथावस्तु के आधार पर समीक्षा करने से पूर्व इसके संक्षिप्त कथासार को जानना बहुत जरूरी है। ध्रुव स्वामिनी नाटक 3 अंकों में विभक्त है। प्रथम अंक में रामगुप्त के शिविर में आरंभ होता है, दूसरा अंक सकराज के शिविर में आरंभ होता है तथा तृतीय एवं अंतिम अंक का पर्दा शकदुर्ग के भीतरी प्रकोष्ठ में उठता है और वहीं ध्रुव स्वामिनी नाटक का अंत होता है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था, परंतु इस नाटक में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा उठाए गए इस कदम के पीछे के कारणों की पड़ताल की गई है। ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त अत्यंत कायर और विलासी प्रवृत्ति का था और सम्राट बनने के लिए सर्वथा अयोग्य था। इसलिए सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु रामगुप्त अपने अमात्य शिखर स्वामी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचता है और चंद्रगुप्त की बागदत्ता पत्नी अथवा प्रेयसी ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है और स्वयं राज सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। इस पर भी चंद्रगुप्त स्वेच्छा से रामगुप्त को सम्राट स्वीकार कर लेता है। ध्रुव स्वामिनी भी धीरे धीरे अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार डालने की कोशिश करने लगती है, परंतु उस समय चंद्रगुप्त के सब्र का बांध टूट जाता है जब रामगुप्त अपनी कायरता की सभी हदें पार करता हुआ ध्रुव स्वामिनी को सकराज को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। चंद्रगुप्त स्वयं ध्रुव स्वामिनी के वेश में सकराज के शिविर में जाता है और उसका वध कर देता है। रामगुप्त धोखे से चंद्रगुप्त की हत्या करना चाहता है तो एक सामंत रामगुप्त को देख लेता है और उसकी हत्या कर देता है। अंत में चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है और चंद्रगुप्त सम्राट व ध्रुव स्वामिनी साम्राज्ञी बन जाते हैं। इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथावस्तु अत्यंत रोचक, सरस एवं सुगठित है, जो सहज और स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। इसमें सर्वत्र रोचकता एवं जिज्ञासा बनी रहती है। गीतों के समावेश से कथावस्तु और अधिक मार्मिक, संवेदनशील एवं प्रभावशाली बन गई है। अब हम दूसरे बिंदु पात्र एवं चरित्र चित्रण की बात करें तो यह पात्र एवं चरित्र चित्रण किसी भी नाट्यकृति की सफलता असफलता का मूल आधार होता है। पात्र ही कथावस्तु को गति प्रदान करते हैं। रंगमंच पर पात्रों के माध्यम से ही कथावस्तु दर्शकों तक पहुंचती है। पात्र योजना के दृष्टिकोण से ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाटक है। सभी पात्र नाटक में स्वाभाविक भूमिका निभाते हुए प्रतीत होते हैं। कोई भी पात्र अनावश्यक प्रतीत नहीं होता। नाटक के प्रमुख पात्रों में चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त, सकराज और शिखर स्वामी को लिया जा सकता है। गौण पात्रों में मिहिरदेव, मंदाकिनी, कोमा आते हैं। इनमें से कुछ पात्र सद्गुणों से भरे हुए हैं तो कुछ खल पात्र भी कहे जा सकते हैं। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, मिहिरदेव, कोमा सद्गुणों से युक्त हैं तो रामगुप्त, सकराज, शिखर स्वामी खल पात्र हैं।
चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कहा जा सकता है। वह वीरता, पराक्रम तथा मानवीय गुणों से युक्त है। अपने बड़े भाई रामगुप्त के द्वारा जबरन सत्ता हत्या लेने तथा अपनी बागदत्ता पत्नी ध्रुव स्वामिनी के खो देने के बाद भी वह अपने बड़े भाई का विरोध नहीं करता, लेकिन मन ही मन वह ध्रुव स्वामिनी से प्रेम करता रहता है और चाहकर भी उसे नहीं भुला पाता। यह मानव की स्वाभाविक प्रकृति के अनुकूल है। अब हम बात ध्रुव स्वामिनी की करें तो ध्रुव स्वामिनी भी कई मायनों में महत्वपूर्ण पात्र है। वह एक तरफ अपने व्यक्तिगत कष्टों की अभिव्यक्ति करती है, दूसरी ओर वह नाटक में कई स्थानों पर सदियों से नारियों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाकर नाटक की मूल समस्या की ओर भी संकेत करती है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के पात्र अंतर्द्वंद से जूझते हुए प्रकट होते हैं, जो अपने मन की भावनाओं को दबाकर दूसरों से विलग होकर जीने को विवश हैं। रामगुप्त, शेखर स्वामी और सकराज के पात्र मानव की बुरी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोमा, मंदाकिनी, मिहिरदेव के पात्र यद्यपि नाटक में बहुत थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन अपना अमिट प्रभाव छोड़ जाते हैं। कुछ आंशिक त्रुटियां होने के बावजूद पात्र एवं चरित्र चित्रण के दृष्टिकोण से ध्रुव स्वामिनी एक सफल रचना कही जा सकती है। अब बात की जाए अगले बिंदु की, संवाद एवं कथोपकथन। नाट्यकृति में संवाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह संवाद कथानक व पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। प्राय छोटे छोटे संवाद अधिक प्रभाव छोड़ते हैं। रंगमंच पर छोटे संवाद अधिक प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। जब रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को भेंट स्वरूप सकराज के पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है तो ध्रुव स्वामिनी टूट जाती है और रामगुप्त के समक्ष समर्पण करते हुए कहती है, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु मेरा अहंकार चूर्ण हो गया। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। नाटक के अंत में मंदाकिनी भूलवश ध्रुव स्वामिनी को भाभी कह जाती है तो ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के प्रति अपने हृदय में छिपे प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए कहती है, मंदा, भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी। उसे क्या लौटा लेना चाहती हो? आह, यदि वह सत्य होती। इस प्रकार नाटक के संवाद अत्यंत प्रभावशाली बन पड़े हैं। नाटक में तत्सम प्रधान शब्दावली की प्रधानता है। इसके बावजूद संवाद सरल, सहज और स्वाभाविक हैं और कथानक को गति प्रदान करने वाले हैं। अगले बिंदु की बात करें, अगला बिंदु है देश काल एवं वातावरण। नाटक मंचन के लिए लिखे जाते हैं तथा इसमें देश काल और वातावरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा का आधार गुप्त वंश है। इसमें समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय के राजा बनने तक के काल को दर्शाया गया है। यह समय सीमा लगभग 375 ईस्वी से 380 ईस्वी के बीच की मानी जा सकती है। इस नाटक में जयशंकर प्रसाद ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस कथा के माध्यम से गुप्त वंश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति को पाठकों के समक्ष उसी रूप में प्रस्तुत किया जा सके जिस रूप में कभी वह रही होगी। लेकिन इसके साथ प्रसाद ने अपनी कल्पना के साथ कुछ आदर्शों की भी सृष्टि की है। जैसे कथा के अंत में धर्मगुरु स्वयं रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के तलाक की व्यवस्था करते हैं और कहते हैं, स्पष्ट कहता हूँ, धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस नाटक में रामगुप्त की विलासता, स्वार्थपरता, चंद्रगुप्त की वीरता, पराक्रम, ध्रुव स्वामिनी और कोमा की व्यवस्था, सब कुछ तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप रचे गए हैं। पात्रों की वेशभूषा और सामाजिक धार्मिक परंपराओं का यथार्थ अंकन करते हुए देशकाल एवं वातावरण की दृष्टि से इस नाटक को यथासंभव सफल बनाने की चेष्टा की गई है। अब अगला बिंदु है नाटक के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण, वो है अभिनेयता। किसी भी नाट्यकृति की सफलता के लिए परम आवश्यक है कि उसमें अभिनेता का गुण हो। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी की अंतिम नाट्यकृति है। इस समय तक प्रसाद की नाट्य कला अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, इसलिए ध्रुव स्वामिनी नाटक अभिनेता और रंगमंच की दृष्टि से प्रौढ़ कृति है। नाटक 3 अंकों में विभक्त है। प्रत्येक अंक में एक ही दृश्य है। सारा घटनाक्रम बहुत थोड़ी अवधि में पूर्ण हो जाता है। प्रत्येक दृश्य के आरंभ में और उन सभी स्थानों पर जहां दृश्य के बीच में नवीन पात्रों का प्रवेश हुआ है, वस्तुस्थिति में अब कहीं भी परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी है, वहां सूचनाओं के द्वारा नाटककार ने परिचय दिया है जिससे कोई भ्रम उत्पन्न नहीं हो। रंगमंच के लिए आवश्यक सभी संकेतों का सृजन किया गया है। दृश्य छोटे छोटे हैं और मंचन में सरल हैं। यह सरलता देश काल के ज्ञान में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देती। लेखक ने रंगसज्जा और क्रिया व्यापार के आवश्यक संकेत ध्रुव स्वामिनी में यथास्थान दिए हैं।
गीत योजना जयशंकर प्रसाद के नाटकों को एक नया वैशिष्ट्य प्रदान करती है। यह गीत पात्रों की मनस्थिति और अंतर्द्वंद्वों को व्यक्त करते हैं। संकलन तरह की योजना भी नाटक को जीवंत बनाती है। संवाद संक्षिप्त सजीव हैं जो किसी भी नाटक के मंचन के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह अभिनेता की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाट्यकृति है। अब अंतिम बिंदु उद्देश्य की बात की जाए तो सभी रचनाओं का कोई न कोई उद्देश्य होता है और प्रसाद जी के नाटक भी किसी न किसी उद्देश्य से युक्त होते हैं। उन्होंने अपनी रचना के उद्देश्य के संबंध में प्रसाद ने स्वयं कहा है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश से उन घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत प्रयत्न किया है। इस आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रमुख उद्देश्य इतिहास के उन प्रसंगों पर प्रकाश डालना है जिन पर प्राय इतिहासकार मौन रहे हैं। अपने बड़े भाई की हत्या करने और उसकी पत्नी से विवाह करने के बावजूद चंद्रगुप्त पाठकों की सहानुभूति को प्राप्त कर जाते हैं। शायद यही प्रसाद जी का उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि इतिहास इस तथ्य को बताते हैं कि चंद्रगुप्त ने रामगुप्त का वध कर उसकी पत्नी को अपनाया, लेकिन इसके पीछे छिपे कारणों की व्याख्या नहीं करते। प्रसाद जी स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्र का कुशलतापूर्वक संचालन रामगुप्त जैसे कायर नहीं बल्कि चंद्रगुप्त जैसे सबल शासक ही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से नारी की उन समस्याओं का चित्रण भी किया गया है जिनसे भारतीय समाज प्राचीन काल से लेकर आज तक जूझता रहा है। नारी को अपनी भोग विलास की वस्तु समझना, अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग करना, उसके हृदय की भावना को कुचलकर उसके विभिन्न बंधनों में बांधना, यहाँ तक कि शादी जैसे पवित्र बंधन के लिए उसकी इच्छाओं को अनदेखा करना, ये कुछ ऐसी समस्या हैं जो प्रसाद जी ने अपने नाटक में उठाई हैं। परंतु नाटक के अंत में प्रसाद जी कल्पना के माध्यम से समस्या का निराकरण करते हैं, जब धर्मगुरु स्वयं रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी की मुक्ति को धर्म अनुकूल मानते हैं। नाटक के अंत में लोकतांत्रिक मूल्यों को भी दिखाया गया है, जहां जनता स्वयं अयोग्य शासक को हटाने का निर्णय लेती है। इस प्रकार प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक के माध्यम से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की है और अंत में हम ये कह सकते हैं कि नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाटक है। बहुत बहुत धन्यवाद।